नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा के उपचुनाव की। अगर यूं बात करें तो आरएलपी का तय है कि हनुमान बेनीवाल या तो अपने ब्रदर को चुनाव लड़ाएंगे, किस कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, एक टिकट उनका जाना है। बीएपी ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है, 84 से भी और सलूम्बर से भी दोनों जगह प्रत्याशी उतार दिए हैं। और भी कहीं अगर लड़ाएगी तो लड़ा सकती है। उसके बाद बीजेपी ने 7 में से 6 प्रत्याशी तय कर दिए हैं और कांग्रेस ने लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद पता चला है कि वो किसी के साथ अलायंस में नहीं जा रहे हैं, 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी टिकट बाहर आए नहीं है। तो इस अगर रेस की बात करें, बेशक बीजेपी में टिकट अनाउंसमेंट के साथ साथ ही कुछ विद्रोह के सुर भी सामने आ रहे हैं। झुंझुनों में तो बिल्कुल ताल ठोक के कह दिया गया है कि कुछ भी हो चुनाव लड़ूंगा, और अगर जो बागी है अगर उसको टिकट देते तो जिसको टिकट मिला उसने कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वहां क्लियर है। लेकिन कांग्रेस में क्या होगा? देखिए, अभी टिकट अनाउंस हुए हैं तो बगावत जहां पे है तो कांग्रेस का पता भी तभी चल पाएगा जब लिस्ट सामने आ जाएगी। तो पूरी इस तस्वीर को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ओम सैनी साहब जुड़ रहे हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब। राजीव जी, क्या लगता है अभी आपको? विद्रोह तो मुझे लगता है कि सीट एक होती है और कोई ना कोई प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे बैठा आका कह देता हाँ देख लेंगे यार, करो तैयारी। वो इस चक्कर में मैदान में उतर जाता है और मैदान में उतरने का सिलसिला ये रहता है कि अगर आप वजूद थोड़ा सा भी अगर आपने कायम किया कि 25-30 हजार वोट लेके, तो अगली बार के लिए आपका टिकट पक्का हो जाता है। एक कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में मैंने देख लिया, फिर उन लोगों को बगावतियों को टिकट भी दे देते हैं। तो अभी जो तस्वीर सामने आ रही है, टिकट तय कर दिया बीजेपी ने, कांग्रेस का अभी पिटारा खुलना बाकी है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अभी बाई इलेक्शन को लेकर के, हो सकता है तैयारी को लेकर के, जैसे कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ माने उसको कि टिकट के रेस में पिछड़ रही है अभी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पिछड़ रही है। आज ये एक उसके बाद सीटें जो 6 उम्मीदवार, एक ही सीट भाजपा के पास थी, सलूम्बर वाली। बाकी 5 जगह तो अपने कैंडिडेट देने थे, पिछली बार जो हार गए थे उसमें तय करना था, तो उस रूप में उन्होंने तय किया। कांग्रेस के साथ ये है कि उसके उम्मीदवार कहीं ना कहीं जिसको मान सकते हैं हम तय से है। 5 सीटें कांग्रेस के पास थी इसमें, तो 5 में से जहां तक जो लगता है उनके परिवार के लोगों को ही वो कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, वो एंड टाइम पे देगी, करीब करीब ऐसा लग रहा है। लेकिन जहां तक भाजपा में जो बगावत की सुर दिख रहे हैं, झुंझुनू में आपने जिक्र किया, इधर रामगढ़ जो अलवर जिले की है उस सीट पे भी बगावत के कहीं है, दौसा में भी है, और देवली उनियारा में भी कहीं कहीं विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सलूम्बर में भी है। सलूम्बर के जो एक बगावत करने वाले थे पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है नरेंद्र मीणा, उनको तो आज जयपुर लाया गया है, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी करवाई जा रही है। तो भाजपा में ये बात सही है कि जगह जगह बगावत हुई, जिससे उसके पीछे कई कारण है। पिछले चुनाव में जो बगावती थे भाजपा के, उनको इस चुनाव में पार्टी ने टिकट दे दिया। रामगढ़ में जो बगावती थे सुखवंत सिंह, उनको टिकट दे दिया, भले ही वो दूसरे नंबर पे थे। इसी तरह झुंझुनू में जो बगावती थे राजेंद्र बाबू, उनको टिकट दे दिया। तो जो अधिकृत उम्मीदवार थे पिछली बार के, उन्होंने कहीं बगावत के सुर उठाए हैं। अब दूसरी जगह जैसे दौसा में देखा जाए, भाजपा के जो कैंडिडेट पिछली बार थे उनका कहीं नाम नहीं, नए कैंडिडेट दे दिए, तो वहां कुछ अलग तरीके की बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं कि भाई एक सामान्य सीट है, इस पे एक एसटी वर्ग के उम्मीदवार खड़े कर दिए जा रहे थे। तो दौसा जिले में स्थिति एक 73 सीटें रिजर्व सीटें हैं, तो वहां जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टियों के, वो एक उम्मीद लगाए रहते कि हमारा नंबर कब आएगा, तो वो नहीं आ रहा। तो उस तरीके से ये बगावत है। अब ये पार्टियां, भाजपा ने इसमें ये पहल की कि बहुत पहले घोषित कर दिए। अब जो बगावत है उसमें समझाई मनाने का दौर, ये सब चलेगा। एक समय मिल गया पार्टी को, पार्टी अपने बड़े नेताओं को इस काम पे लगाएगी। अब जैसे रामगढ़ की बात है, जहाँ पिछली बार के जो उम्मीदवार थे जय आहूजा, वो बगावत पे है, तो उनको जिस वजह से टिकट मिला था, उनके जो चाचा है ज्ञानदेव आहूजा, वो पार्टी के पुराने नेता है, तो उनको कहीं दबाव में, या तो मुझे लगता है एंड टाइम पे वो मान जाएंगे, ऐसा भी आ रही है। लेकिन इसी तरीके से अब
देवली उनियारा की सीट पे वहां जो पुराने उम्मीदवार थे उनके समर्थकों ने भी कह दिया कि नहीं, जो बेसला उनको वापस से टिकट दिया जाए। तो अभी ये सब चीजें पार्टी के सामने चल रही हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं समझाइश का दौर का अब एक नया चरण शुरू होगा। तो भाजपा को जो आजमाइश करनी है कि ये बगावत को किस तरीके से थामे। तो जहां तक कांग्रेस की, जहां आपने बात की कि उनके अब चल रहा है, उसमें ज्यादातर सीटों पे उनके परिवार के लोगों को ही उनको टिकट देना है, उससे बाहर जाना नहीं है। तो बगावत वहां कम होगी, मतलब नहीं के बराबर होगी, क्योंकि वहां जो दूसरे दावेदार हैं वो ये मान के चल रहे हैं बहुत पहले से ही, जब से विधानसभा सीटें रिक्त हुई तो उसी समय से कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं में जो दावेदारी करने वाले लोग, तो उनमें एक भावना या मन में ये चीज आ गई थी कि यहाँ जो टिकट मिलेगा, जो यहाँ से जो रिक्त हुई है सीट या जैसे सांसद बने उनके परिवार के लोगों को ही पार्टी अपनाएगी। लेकिन कांग्रेस में आज भी एक जो झुंझुनू की सीट है, वहां का एक विचित्र स्थिति, कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जहाँ बैठक चल रही थी, वहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पोस्टर बैनर लेकर आए थे। बिल्कुल। झुंझुनू में हमारी दावेदारी बनती है, तो कांग्रेस को झुंझुनू में एक सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से भाजपा भी झुंझुनू में सामना करी। तो ये एक बगावत दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं अमूमन किसी को कम किसी को ज्यादा ही सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बगावत की एक नई थ्योरी तैयार हो रही है। हो ये रहा है कि अधिकृत प्रत्याशी, देखिए अब इतनी नेताओं की भी बाढ़ है और जो राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, चांस कम मिलते हैं, सीटें कम होती हैं, या तो परिसमन के बाद में कुछ पता लग पाएगा। अब कहीं पे भी तैयारी 2-3 लोग करते हैं, वो देखते हैं कि अपनी ताकत दिखानी है तो वक्त यही है। मैं इन टिकटों में भी देख रहा हूं जिन्होंने बगावत की और अधिकृत प्रत्याशी से ज्यादा मत लेकर के उन्हें टिकट दे दिया। मेन इलेक्शन में भी दोनों पार्टियों ने यही किया। तो अभी थोड़ी सी एक थ्योरी बदल रही है कि विद्रोह करने के लिए पार्टियां खुद ही प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है कि अपनी ताकत दिखाई अगर अगली बार आपको टिकट चाहिए तो। देखिए योगेश जी, मेरा ख्याल है कि इसमें जो दो मुख्य पार्टियां हमारे सामने हैं उनके अलग अलग मसले हैं। कांग्रेस का मसला यह है कि किस तरीके से जो कुछ हमारी पहले गई थी वो वापस वैसे की वैसे वैसे बनी है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मसला, भारतीय जनता पार्टी का चाहने के लिए लोगों में जो एक होड़ मची हुई है, वे समझते हैं कि अगर टिकट मिल गया तो उसके बाद में ठीक है। और इसमें जो कमिटमेंट देखा जाता था पहले, कमिटमेंट के बजाय मुझे लगता है कि कुछ और ज्यादा नजर आता है। जैसे करोड़ी लाल मीणा के भाई को जैसे टिकट देने की बात तो बड़ा आश्चर्यजनक लगा। एक दिन को नहीं मिला, वो जैसे दहाड़ मार मार के रो रहे थे। देख के मुझे लगा कि देखिए कितना कमिटमेंट है पार्टी की विचारधारा के लिए कि मेरे को नहीं रिप्रेजेंट करने दे रहे, ये तकलीफ महसूस हो रही है। तो ये दृश्य अपने आप में बड़े हास्यास्पद लग रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 7 सीटों पर जिस तरह का दबाव और सिलसिला आया है दोनों तरफ से, एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष की भाषा में फरमा रहे हैं कि जैसे उनको कुछ जरूरत ही नहीं है, 7 सीटों पे लड़ेंगे। तो 7 सीटों पे लड़ोगे तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? तो समाजवादी पार्टी के साथ में और उधर तेजस्वी के साथ में और इन लोगों के साथ में आपका समन्वय कैसे बैठेगा? उन लोगों के साथ में आप सीटें मांग रहे हैं, आपको भी ऐसे रिफ्यूज किया जा सकता है जैसे आप यहाँ रिफ्यूज कर रहे हैं। आप तालमेल की चेष्टा ही नहीं कर रहे हो, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि 7 पे लड़ेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये राष्ट्रीय जो उनका क्या कहते हैं सोच समझ का केंद्र बना हुआ है, जब उनमें तो शायद ये सब बातें होती नहीं। लेकिन यहाँ जो प्रांतीय स्तर पर जिस तरह की भाषा बोली जा रही है उससे तो ऐसा ही है कि जो उनका बहुत बड़ा बड़बोलापन लगता है, क्योंकि जब उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक सधी बाजी खेलने की आदी है और वो कोई रास्ता नहीं छोड़ती जिसमें पराजय के कहीं कण घुस जाए, वो विजयी होने की बात करके चलती है, चुनावी मोड में रहती है। वो तो हमें तो ये तो भाषण के मोड में है और वो चुनावी मोड में तो इन दोनों का फर्क ये तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान के जो चुनाव है उसमें यथास्थिति वाली स्थिति नहीं रहेगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो सिलसिला चला है वो सिलसिला बड़ा प्रभावशाली होगा, और कांग्रेस का ये जो
परिवारवाद का जो है कि उनका वो गए तो ये ले लेंगे, ये गए तो वो ले लेंगे। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के रास्ते को नहीं अपनाएगी। हालांकि हमारे करोड़लाल मीणा के साथ निश्चित रूप से उनको उस तरीके से दे दिया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में परास्त करना बहुत मुश्किल काम। ये अपनी सीटें बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को फुर्सत ही नहीं है कि अपने अपने उन विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल पे क्या हाल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हाल है, कैसे उनके टूटा टूटा नजर आता है। लेकिन अब देखिए, बोलने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, और छापने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों को पता लग जाता है कि कौन क्या बोल रहा है। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं, सब देखिए कैसे साफ कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता। तो मैं नहीं समझता कि इस इलेक्शन में ऐसा कुछ होगा। और ये निश्चित रूप से भजन लाल जी की कार्यशैली पे तो लगे या न लगे, लेकिन मोदी जी का जो तौर तरीका रहा है, तो शाह जी का जो तौर तरीका रहा है जीत हासिल करने का, उसके चलते हुए ये संभव नहीं है कि यूं बोल करके और सीटें ले जाएं। और जो हुआ नहीं कि बाई इलेक्शन में हमेशा कांग्रेस जीतती रही है, इस बार चीजें बहुत डिफरेंट किस्म की होंगी, ऐसा लगता है। जी, लेकिन अब डोटासरा जी का कहना यह है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, राजकुमार रोध पहले अपनी पिक्चर ही क्लियर कर चुके हैं, उनकी बैठक का इंतजार नहीं किया, तो कह रहे हैं कि सामने वाले जब तस्वीर साफ ही कर चुके, वार्ता को तैयार ही नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे उनके हम पीछे घूम रहे हैं। देखिए, उनको ये याद नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन से भी जुड़े हुए हैं, और इंडिया गठबंधन के साथ में जो लोग पहले साथ में रहे हैं, जो गठबंधन में हैं, उनके लिए सम्मानजनक तरीके से आखिर तक संवाद करने का काम होना चाहिए। ये तो पहले ही भड़का रहे हैं, पहले ही कह रहे हैं कि हम तो साथों लड़ लेंगे। ये इस तरह की भाषा बोलना, मेरा ख्याल है कि किसी राष्ट्रीय गठबंधन को बनाए रखने के लिए बड़ा मुश्किल होगा। राजू जी, आप कैसे देखते हैं डोटासरा के इस बयान को? देखिए, डोटासरा जी की तो अब मजबूरी है, क्योंकि जो जिनसे उनको गठबंधन करना था, उन्होंने पहले से ही अपने पत्ते खोल दिए थे। जो आदिवासी पार्टी है, उसने 2 सीटों पे अपने उम्मीदवार भी, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि हम दोनों सीटों पे लड़ेंगे, जबकि उनके पास एक ही सीट थी। तो कांग्रेस का पक्ष ये था कि भाई एक सीट वो लड़ ले, एक ही लड़ ले। इसी तरीके से आरएलपी जो खींवसर की सीट है, उस पर हनुमान बेनीवाल का जो रवैया है, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, वो निर्वाचित हुए, उनके रवैये में एकदम बदलाव आ गया। उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि जो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है, प्रदेश स्तर पे तो हम लड़ेंगे। अब वो आरएलपी 2 सीटों पे दावा कर रही थी, देवली उनियारा भी वो मांग रही थी कि देवली उनियारा भी। अब वो कितने सीट, वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को भी कहीं बड़ा मन रखना चाहिए था। वो आगे होके बात करती, वो बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है। तो वो जो ये दल है आरएलपी और जो आदिवासी पार्टी, उनके जो मुखिया हैं, उनसे कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित कर दी, क्योंकि वो भी आखिर सांसद बने हैं। अब हम ये पिछले बैकग्राउंड में जाएं लोकसभा चुनाव के, जब कांग्रेस ने गठबंधन किया, जब कांग्रेस बहुत मजबूरी में थी, नागौर सीट पे और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पे और सीकर सीट पे कांग्रेस ने अलग अलग पार्टियों के लिए सीटें छोड़ी। उस वक्त क्या कांग्रेस से बहुत कमजोर स्थिति में, उसको लग ही नहीं रहा था कि हम कोई सीट जीत पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने बचाव में इनको सहयोगी दलों को, इनके गठबंधन में इन सीटों को दे दिया। आरएलपी का नागौर में उनके पास कोई उम्मीदवार ऐसा था नहीं तो जो भाजपा से मुकाबला कर सके, तो वहां आरएलपी के साथ। डूंगरपुर बांसवाड़ा की स्थिति ये हो गई थी कि वहां के जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो भाजपा में आ गए थे। कांग्रेस किसी न किसी तरह पिंड छुड़ाना चाह रही थी कि हम डूंगरपुर बांसवाड़ा लड़े ही नहीं, वहां आदिवासी पार्टी ही लड़ ले। तो इस तरीके का एक जो उस समय माहौल बना, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। अब वहां आदिवासी पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत मजबूत होकर उभर रही है, और नागौर में हनुमान बेनीवाल का अपना दबदबा है, वो किसी को गांठ नहीं रहे। वो कह रहे हैं भाई मेरी वजह से कांग्रेस और सीटों पे जीती है लोकसभा में। तो एक ये चीजें, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा अब एक स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है आदिवासी क्षेत्रों की। वहां आपको याद हो 4-5 साल पहले जब पंचायत के चुनाव हुए थे, तो वहां एक विचित्र सा कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हो गया था। हाँ,
तो वहां जिस तेजी से वो बाप पार्टी, आदिवासी पार्टी एक बढ़ती जा रही है, तो भविष्य में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा एक होकर उसको कहीं ना कहीं रोकने की रणनीति अपनाए, ये संभावना है। मतलब स्थानीय स्तर पे, पंचायत स्तर पे तो ये संभव है कि स्थानीय जो लोग होते हैं वो पंचायत या पालिका स्तर पे इस तरीके की कोई पार्टी, क्षेत्रीय दल बढ़ रहा हो तो राष्ट्रीय दल वहां लोकल लेवल पे अपनी मिली भगत करके कुछ कर ले। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में अभी ये संभावना नहीं है। लेकिन ये तय बात है कि आदिवासी पार्टी जितना भी वोट लेगी वो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं वहां शिफ्ट होता जा रहा है। भाजपा का जो वोट बैंक है वो कमिटमेंट वाला वोट बैंक है, वो अभी भाजपा के साथ ही, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो एक अलग चीज है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक खतरा उस उदयपुर डिवीजन में ये बनता जा रहा है कि उसका जो जनाधार है वो कहीं बाप पार्टी के पक्ष में नहीं चला जाए, तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस को अपने लेवल पे मेहनत करनी होगी। जी योगेंद्र जी। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बीजेपी ने 6 टिकट डिक्लेयर कर दिए है तो विद्रोह होना शुरू हो गया, और टिकटों में भी जो पिछली बार के जो बगावती थे उनमें से कईयों को टिकट भी थमा दिया। अधिकृत प्रत्याशी से वो बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने पत्ते साफ खोल चुके हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिंबल पे ठप्पा उन्हीं का चलेगा। उन्होंने कह दिया कि हम किसी के साथ में अलायंस नहीं करेंगे। तो अब लगता क्या है कि कांग्रेस अपने पत्ते तो खोल दिए, लेकिन उसके सामने बड़ी चुनौती है, 4 सीटें उसे बचानी है। बीजेपी की 1 सीट है, ये पहले भी कह चुके हैं। हालांकि बयान प्रभारी ने और मदन राठौड़ ने बदल दिया बीजेपी से कि हम सारी सीटें जीतेंगे। पहले कहा कि हमारे पास में खोने को है ही नहीं कुछ, कांग्रेस सजग रहने की आवश्यकता, हमारी तो 1 सीट है। तो अब तस्वीर एक तरफ तो चली साफ हुई है और दूसरी तरफ साफ इस बात की है कि अलायंस नहीं होगा। तो अब क्या लगता है आपको कि वास्तव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि बीजेपी जो कह रही है कि हम 7 सीटें जीतने वाले हैं, जी तो रोने वाले प्रत्याशी को, विरोध करने वाले प्रत्याशी को चार्टेड प्लेन आज ही भेज करके बुलाया है जयपुर। उसका मतलब है कि आपकी स्थिति मिला पहले दिया, मुख्यमंत्री जी से मिला दिया और उन्होंने कहा कि सलूम्बर के अंदर अच्छे मतों से जिता कर भेजेंगे। अब देखिए मुट्ठी भर के देने के लिए है ना उनके पास, इसलिए दे दिया होगा, कुछ ना कुछ कहा होगा कि वे कुछ बना देंगे, इसलिए वो कह रहा है कि जिता दूंगा। तो उनको सबसे बड़ी चिंता का विषय था कि सलूम्बर नहीं हार जाए कहीं, इसलिए सलूम्बर के लिए चार्टेड प्लेन काम आया है सबसे पहले। तो उसका मतलब बड़ा, देखिए ये चीजें, देखिए राजनीति में निश्चित तौर पर संदेश देने के लिए क्या कुछ करना पड़ता। अब विजय बैंसला के समर्थक अगर टावर पर चढ़ जाए, पानी की टंकी पे चढ़ जाए और वो कहें कि देखिएगा कि हमारे उसको दो टिकट, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, क्या क्या करने की, ये राजनीति में पहली बार कहा कि कोई समर्थक चढ़ रहा है, टावर पे चढ़ रहा है और पानी की टंकी पे चढ़ रहा है। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि देखिए रामगढ़ में आहूजा जिस प्रकार से कह रहा है कि नहीं दोगे तो मैं तो, और मैंने तो पार्टी के झंडे बैनर जलाने वाले को आपने टिकट दे दिया, अब मैं उसके लिए वोट कैसे मांगने जाऊं। तो देखिए निश्चित रूप से फिर बबलू चौधरी कह रहा है कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को आपने टिकट दिया, मुझे कह रहे हो कि अब उसको जिता के भेजो। तो उसने कहा मेरे कार्यालय में तो फार्म भर के रख रखा है, अब वो 23 तारीख को ऐलान कर रखा है उसने, और उसको उसको चार्टेड प्लेन नहीं भेजा पहले, कि सबसे पहले सलूम्बर की चिंता सबसे ज्यादा थी कि भाई सलूम्बर ही हार गए तो बाकी तो हमारे पास में कुछ रहेगा नहीं। अभी भी 84 की सीट के ऊपर प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा कैसे कतरा रही है, मुझे पता नहीं। राजकुमार रोत को भी कुछ कहने की स्थिति आ रही है, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, भविष्य में क्या है। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने जरूर कोर कमेटी के पैनल के बारे में बातचीत की और कहा कि हम तो समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी हाईकमान अगर कुछ करेगा तो हम उसके लिए अधिकृत नहीं, वो कहेंगे तो हमको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जल्दबाजी में बयान ही क्यों दे रहे हो ऐसा? क्या आप कहना चाह रहे हो हनुमान बेनीवाल को और राजकुमार रोत को कि हमारे हाथ में नहीं, दिल्ली में करके आ जाओ जो कुछ करना है, हम तो उनके सहारे पे चलने चाहते हैं? तो देखिए बहुत जल्दबाजी में बयानबाजी। आज आपने टिकट के लिए कोर कमेटी की बैठक की, पैनल तैयार किया, दिल्ली जा रहा है पैनल, वो निर्णय दिल्ली में होने देते, उसके बाद कुछ कहते कि भाई हमने पैनल, अब ये क्यों कह रहे हो कि हम तो नहीं, हम तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आप 7 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के साथ अब आप, एक चीज और यहाँ पे ये माना जा सकता है कि इलेक्शन की इस रेस में टिकट डिक्लेयर करके बीजेपी कांग्रेस से आगे है भी। देखिए बीजेपी की भी सत्ताधारी पार्टी है और उसने 6 टिकटों का
ऐलाने करके और ये तो पता कर लिया कि हमारे खिलाफ कौन कौन व्यक्ति आ सकता है। और 25 तारीख है नॉमिनेशन की लास्ट डेट। कांग्रेस ये चाहती है कि बगावत तो हमारे यहाँ होनी है, क्योंकि हम तो परिवार से बाहर जा ही नहीं सकेंगे। जो टिकट देने हैं, परिवार के अंदर ही देने हैं। और अगर गठबंधन में दो देने हैं, तो गठबंधन में देने हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि बगावत हुई तो हम क्या देंगे मुट्ठी भर के देने के लिए, हमारे पास है नहीं कुछ भी, हम आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में परिवारवाद तो देखिए, बीजेपी ने तो परिवारवाद अपना करके संतुष्ट कर दिया कि भाई देखिए भाई को टिकट दे दिया, पत्नी को टिकट दे दिया, और बाकी बगावत करने वालों को कहा तुम हमारे साथ आ जाओ, हमको जिता दो, तो उनको टिकट दे दिया। असली कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने कभी भी कोशिश नहीं की कि संतुष्ट किया जाए। तो असली कार्यकर्ता रो रहा है और बगावत करने के ये लिए तो खड़ा हो रहा है। जगमोहन भी तो असली कार्यकर्ता ही हैं। आप किरोड़ीलाल मीणा का भाई है, अब किरोड़ीलाल ऐसी मीणा बात पूरा परिवार अब बीजेपी के लिए अब लगे हुए हैं। देखिए मेरी बात सुनिएगा, करोड़ी लाल मीणा भाजपा का कब सगा हुआ? वो स्वार्थी व्यक्ति है। उसने चाहा तो तोड़ दिया और जाकर के नई पार्टी बनाई, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, और अब फिर ये तो मतलब ही हुआ घनश्याम कि तिवारी ने भी किया था। तो मैं कह रहा हूँ, तो यही तो बीजेपी में आजकल स्थिति यही है कि बगावत करने वाले और पार्टी को रेटिंग देने वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि विरोध में चुनाव लड़ लो, लेके आ जाओ वोट, कह दो, वो कहेगी भी भाजपा आप तो क्या आप हमारे साथ लड़ लो चुनाव लड़ने के लिए। तो इसलिए आपका इशारा, चलिए आपका इशारा आगे मदन राठौर जी की तरफ तो नहीं है? वो भी आपके मित्र है, सुमेरपुर से नामांकन भी किया था उन्होंने अच्छी खासी लीड के साथ। अरे तो मैं कह रहा हूँ देखिए कि ये ताकत दिखाने वाले के साथ बीजेपी होगी, इसका मतलब कार्यकर्ता के साथ बीजेपी नहीं रही, इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी में जो दीनदयाल जी का सिद्धांत था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो योगदान था, त्याग था, वो क्या नहीं था? दिखता। आप तो ये है कि क्या था जीतने जरा के लिए बताइए। क्या कुछ कर सकते हैं वो संभव है। इसलिए देखिएगा, अब राजनीति में कभी भी ये पार्टी कार्यकर्ता की बात छोड़ दीजिएगा, त्याग बलिदान की बात छोड़ दीजिए, जीतने वाला होना चाहिए, वो हमारा हमारा होगा। और आने वाला, क्योंकि पार्टी को मजबूती देने वाला जीतने वाला ही कर सकता है, हराने वाला को क्या लेने देना। पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कोई, अगर पार्टी को हराता रहा है तो पार्टी का काम का नहीं है। काम तो वही है जी कि जो जीत सके। चलिए, मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। राजनीति के सिद्धांतों पे सवाल खड़े होने शुरू हुए 90 के बाद से, जब मैं थोड़ा थोड़ा सा समझना शुरू किया। और आप लोगों की तो खैर वो समय रिपोर्टिंग का बिल्कुल एक अलग ही एक अंदाज था। आया राम गया राम, खासकर हरियाणा, बिहार, कुछ हद तक यूपी में भी ये सिलसिला चलना शुरू हुआ। अब बात ताकत की जा रही है। अभी जैसे श्याम जी ने कहा कि बगावतियों को ताकत दे और विद्रोहियों का, इनका सबका, तो पार्टियों के सिद्धांत, अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो 90 के बाद में सिद्धांतों की तो मुझे लगता है कि बात करना एक तरह से बेनामी होगी, राजनीति को खुद को शर्म आने लग जाएगा। तो हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अब ये ताकत दिखाने का वक्त आ गया राजनीति में कि आप अपना, अगर एक चुनाव हार अगर आप सहन कर सकते हैं, आपकी किस्मत, आप जीत भी जाएं, और दूसरे में टिकट चाहिए तो आप ताकत दिखाइए। आपके पहले चुनाव में कि अधिकृत प्रत्याशी से ज्यादा वोट लेके आएंगे तो पार्टी आप पर भरोसा कर लेगी। ये पार्टियों ने ही एक सिलसिला शुरू करवा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसे आदर्श स्थिति तो कहा नहीं जा सकता इस तरीके से टिकट का फैसला होने को। लेकिन ये सच है कि भैरव सिंह जी शेखावत जब तक राजस्थान में चीफ मिनिस्टर रहे भारतीय जनता पार्टी के, तब तक वो कभी भी अपना बहुमत हासिल ना कर सके और वो इसी तरीके से अपनी सरकार बनाते रहे। ये तो वसुंधरा जी थी जो पहली बार 120 स्थान लाके और भारतीय जनता पार्टी का इंडिविजुअल परचम राजस्थान में फैलाया। और उनकी जो टैक्टिस थी उसका सिलसिला है, और उनसे वो एक शख्सियत बनी, तो शख्सियत का ही वो एक क्या कहना चाहिए, एक ब्रांड बनी, जिससे कि आज भी मेरा ख्याल है कि लोग उसी तरीके से सोचते हैं। पर्ची से तो चीफ मिनिस्टर बनी नहीं थी, वो तो निश्चित रूप से अपने दमखम के साथ में आई, और उस वक्त वैचारिक रूप से बड़ा सम्मान होता था। आप ना इत्तेफाकी रखते रहे वो अलग बात है, लेकिन वैचारिक रूप से जुड़े लोगों को बड़ा हैसियत मिलती थी। और भारतीय जनता पार्टी में भी था, कांग्रेस में भी वैसा था। कांग्रेस में भी इस तरीके से दबाव से सिलसिला नहीं चलता था, वरना तो परशुराम मदेरणा का भी कुछ चीफ मिनिस्टर बन गए होते, जीता नहीं। ये तो दबाव वाले सिलसिले किसी पॉलिटिकल पार्टी के उठान के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि लेकिन सबक भी मिले हैं। जैसे ये ठीक कह रहे थे कि ये जो किरोड़ीलाल मीणा
पार्टी बनाई, हारे, परास्त हुए, वापस आए, हारा करके अब मुंगली हाथ पे रख के भाई को टिकट दिलवा दिया। इसी तरीके से घनश्याम जी हारे, इधर गए उधर गए, कांग्रेस में आए, फिर गए जाकर के राज्यसभा हासिल की और चुप रहते हैं और सबसे ज्यादा बेहतर। उसी तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं राज्यसभा के और जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी इस तरीके से सारा हैसियत में हासिल की। लेकिन इसको आइडियल नहीं कहा जा सकता। आइडियल तो उसी को कहा जा सकता है जो अपने वैचारिक उस पर डटा रहे और उसी पर चलता रहे, और पार्टी ने अगर रिफ्यूज किया तो अलग जाके बैठ गए। रूसने रासने का काम नहीं पार्टी ने तय किया वो करे। तो वैसा 90 के बाद में खासतौर से ये डिटोरिएशन स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद में तो हम सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं। और इसमें न दीनदयाल जी को कोई मान रहा है, न कोई दूसरे इसको मान रहा है। अपने अपने हिसाब से सारा चलता चल रहा। विक्ट्री सबसे बड़ी चीज है कि जिसने जीत हासिल करवा दी वही सिकंदर। तो उसके लिए तो सारे बातें जो है वो ठीक है, तो आदर्श नहीं है। लेकिन बिल्कुल राजू जी, आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, आप और श्याम जी दोनों से मैं 30 सेकंड में जानना चाहूंगा। तो अभी बहुत कुछ पिक्चर तो कांग्रेस के टिकटों पे डिपेंड करेगा कि वो किसको लेकर के, अभी तो बगावत बीजेपी की चर्चा में आई है, हो सकता है जब, क्योंकि अभी तो आप एक्ट कर रहे हैं तो ही तो रिएक्शन आ रहा है। अभी कांग्रेस ने तो एक्ट किया ही नहीं है। तो यहाँ टिकटों का इंतजार होने के बाद में जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में फुटबॉल की स्थितियां बन रही हैं, बगावत कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो कांग्रेस अपनी पिक्चर क्लियर करेगी, उसके बाद पता लगेगा कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस में तो जरूर पता चलेगा। और कांग्रेस का अमूमन हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो आखिरी समय में टिकट फाइनल करती है। तो मुझे ये भी लगता है कि आखिरी समय में करेगी। अभी मैं इस पर जिक्र कर रहा था, जैसे श्याम जी ओम जी भी बता रहे थे कि पार्टियों में कितना अदला बदली होती है। आप लोकसभा चुनाव का आप देखिए, कांग्रेस भी कोई महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलने वाली पार्टी नहीं रही, जैसे भाजपा दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पे नहीं चलती। दोनों पार्टियों की यही स्थिति है। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में चूरू से दल बदल करा के टिकट दिया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को भाजपा से लाके दिया, बाड़मेर में आरएलपी के उम्मीदवार राम को लाके कांग्रेस ने टिकट दिया। तो ये सब दलों में आजकल ये चीजें चलती हैं। जो जीतने वाला ताकतवर है उसको दूसरी पार्टियों से लाके भी अपना उम्मीदवार ये पार्टियां बनाती हैं। जी योगेंद्र जी। जी श्याम जी, चलिए आपके पास में आना चाहूंगा। और अब क्या लगता है आपको कि केवल हम आज तो बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी और आरएलपी की बात कर रहे हैं, पिक्चर में कुछ जब अगली चर्चा होगी या जब भी चुनावी तस्वीर साफ होगी 30 तारीख को, तो हो सकता है कुछ और भी चेहरों पे चर्चा हो सकती है। निश्चित रूप से कांग्रेस भी कुछ चौंकाने वाले नाम भी ला सकती है। देखिए जिस प्रकार परिवारवाद का, तो वहां पर निश्चित तौर पे परिवार से बाहर तो ज्यादा नहीं, आपके बेटों को टिकट मिल सकता है, विजेंद्र के बेटे को मिल सकता है, हरीश मीणा के बेटे को मिल सकता है, या आप देखिएगा कि बेटा तो जुबेर का भी है, उसको भी मिल सकता है। या फिर बात करें देखिए मुरारी लाल की पत्नी को या बेटी को टिकट दिया जा सकता है। तो ये परिवार से बाहर कांग्रेस जाना नहीं चाहती। कांग्रेस चली गई तो फिर बगावत के सुर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वही निर्दलीय खड़े हो गए तो फिर जीतना मुश्किल हो जाए। तो 4 सीटों को बचाए रखने के लिए परिवारवाद कांग्रेस में रहेगा, और बीजेपी ने परिवारवाद कायम रखा है। अब आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला तो खत्म हो गया दोनों तरफ से। दोनों तरफ कह नहीं सकते कि वो परिवार को ज्यादा महत्व देता है, हम परिवार को महत्व नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में निश्चित दौसा में अभी के जो चेला था करोड़ीलाल मीणा का, वो चुनौती दिए हुए खड़ा है कि देखिए ना तो मैं तुम्हारे भाई के खिलाफ खड़ा हूंगा, नहीं तो मुझे देवली में एडजस्ट कराओ कांग्रेस से। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि जगमोहन मीणा सचिन पायलट के बड़े गुणगान कर रहे हैं। वो तो किसान के बेटे हैं, मेरा भाई किसान का बेटा है। आज किसान के बेटे की जरूरत क्या पड़ रही है आपको अभी कहने की, क्योंकि वो तो कांग्रेस में, आप बीजेपी में हो। तो देखिए जीत के लिए इशारा किधर से कहाँ क्या कुछ मिल जाए पता नहीं पड़ता राजनीति में। तो निश्चित थोड़ा इंतजार की जरूरत है। कल या परसों तक कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो बगावत आएगी वहां पे भी, लेकिन समय कम रहेगा तो फिर दिक्कत। श्याम जी मैं माफी चाहूंगा, समय हो गया। अभी तो नामांकन का सिलसिला चल रहा है, 25 तक आप वेट करिए। उसके बाद अगर कोई बागी है, वो जब तस्वीर साफ हो जाएगी 30 तारीख को, तब पता लगेगा। उसके बाद में हम चर्चा बिल्कुल हर सीट के साथ में करेंगे, 7 सीट की चर्चा करेंगे। तो बड़ी बारीकी से करने की कोशिश करेंगे। मुद्दों के अलावा भी और भी जो फैक्ट्स वहां पे बन रहे हैं, जातीय समीकरण बन रहे हैं, सब पे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।